नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, आप बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 4 है, उसका जो वीडियो है एनसीईआरटी का जो नोट्स है क्लास 4 का। इसके पहले आप पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज से अपन बात करेंगे पार्ट 6 की बात करेंगे। इसमें पार्ट 6 के बाद में जो 10 पार्ट तक इसमें कंप्लीट करेंगे। ओमना का सफ़र जो है 2-3 पार्ट का, और भी जो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इसमें देखेंगे। आप सर रिक्वेस्ट, यदि चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो ओमना का सफ़र जो होता है, इसकी सफ़र की कहानी है कि किस किस राज्य से गुजरना होता है, कि क्या क्या देखा होता है उसमें। तो सबसे पहले बात करूँ गांधी धाम कच्छ, जो कि एक स्थान है कहाँ पर, गुजरात में। जो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो कच्छ कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। से ट्रेन ने यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ से, कच्छ गुजरात से ट्रेन ने यात्रा प्रारंभ की थी। गुजरात का प्रसिद्ध जो खाना है वो चटनी के साथ ढोकल, लेमन राइस और मिठाई है। देखो, खाना अपना अपना जो है उसके बारे में पहले बता चुका हूँ हर एक राज्य के बारे में, वहाँ पर प्रसिद्ध भोजन क्या है। जैसे टेपियोका है, गुजरात में मिलता है। और आपको जो मक्का की रोटी, सरसों का साग, मक्के की रोटी है जो आपको पंजाब में मिलता है। जो भुट्टे की जो खीर होती है वो मध्य प्रदेश में मिलती है। और जो चूरमा बाटी है वो राजस्थान में। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग भोज्य पदार्थ हैं, वो मैं बता चुका हूँ पहले। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन ओमना का सफ़र जहाँ से हो, ठीक है। अब आगे आते हैं सफ़र में, तो बालसाड़ मिलता है। बालसाड़ जो है अहमदाबाद जो है गुजरात में ही है। बालसाड़ और अहमदाबाद गुजरात में ही है। मड़गांव स्टेशन बहुत ज़्यादा प्रश्न में आता है। मड़गांव स्टेशन जो कहाँ पर है, गोवा में है। गाँव में, मड़गांव में गा रहा है और गोवा में भी गा रहा है। तो ऐसे आप याद कीजिए कि मड़गांव गोवा में है, ठीक है। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाएगा आपसे कि मड़गांव जो है गांव है वो किस राज्य में पड़ता है, तो है गोवा में। वहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की, लाल मिट्टी है, इसे देख लीजिए। आगे बात करें कोझीकोड की, तो कोझीकोड जो है वो केरल में है। यह मालाबार तट पर दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत, देखो दक्षिण भारत जो है वो एक दक्षिणी इलाका है। आप यदि देखेंगे तो 4 दिशा बनाएंगे तो ये दिशा सबसे लास्ट वाला जो होता है दक्षिण होता है, ठीक है। और इसी साइड है क्या है, कोझीकोड है, और जो कि कहाँ पर है, केरल में है। और उस तट का नाम, तट के ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया था, जो कि आपके तट कितने हैं, कौन कौन से बंदरगाह हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बना है। वो जीके में मिलेगा आपको, तो उसकी प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। मालाबार तट जो है दक्षिण पश्चिम भारत में है। पार्ट 7 आ जाते हैं। पार्ट 7 में भी ओमना का सफ़र होता है खिड़की से, मतलब खिड़की से उसने क्या क्या देखा है। गोवा से केरल के रास्ते में 32 सुरंग होती हैं और 2000 पुल पड़ते। सबसे बड़े जो सुरंग पुल जो हैं वो सबसे ज़्यादा पुल पड़ते हैं इसी रास्ते में। गोवा से केरल जाने में 2000 पुल पड़ते हैं, 92 सुरंगें पड़ती हैं, ठीक है। तो याद रखिए, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है, ठीक है। कोझीकोड को कैलीकट भी कहा जाता है। कोझीकोड जो है, जो केरल में है, उसको कैलीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। यदि अब आपसे कहा जाए कि आपको गुजरात से केरल जाना है तो किन किन राज्यों से होकर के गुजरेंगे आप, तो महाराष्ट्र भी पड़ेगा, गोवा भी पड़ेगा और कर्नाटक भी पड़ेगा। और गुजरात तो है ही, केरल भी है ही है। तो कुल मिलाकर के आप 5 राज्यों का सफ़र करेंगे उसमें। लेकिन आपको बीच में पूछा जाए कि बीच में कितने राज्य पड़ेंगे, तो 3 राज्य पड़ेंगे, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ठीक है। याद रखिए। कोट्टायम शहर केरल में, कोट्टायम शहर जो है वो कहाँ पर है, केरल में है, ये भी याद रखिए। अब कुछ भाषाओं के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाषाएं जो होती है, जैसे कि मराठी भाषा है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली में बोली जाती है। भाषा के ऊपर भी मैं वीडियो पहले अलग से बना चुका हूँ, ठीक है। तो मराठी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, मुख्य रूप से बात करूँ तो महाराष्ट्र में बोली जाती है, और साथ ही साथ गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली में थोड़ी थोड़ी बोली जाती है। गुजराती भाषा की बात करें तो गुजरात में बोली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कैम करूच से भाई से नरेंद्र मोदी भी वहीं से गुजरात से संबंध रखते हैं, वहीं से सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बने थे वहाँ पर, ठीक है। आगे बात करूँ कन्नड़ भाषा की, तो कन्नड़ भाषा जो है किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कन्नड़ भाषा में। तो कन्नड़ भाषा की कहाँ की मुख्य रूप से भाषा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कन्नड़ भाषा मुख्य रूप से कहाँ की भाषा है, तो वो है कर्नाटक की, कहाँ की, कर्नाटक की। लेकिन यदि आप कर्नाटक ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कर सकते हैं। मलयालम भाषा की बात करें तो मलयालम भाषा जो है केरल में मुख्य रूप से बोली जाती है, उस साथ साथ में लक्षद्वीप में ही बोली जाती है। यदि ऑप्शन दोनों का आता है तो दोनों, यदि केरल भरा आता है तो केरल, ठीक है। कोंकणी भाषा की बात करें तो कोंकणी भाषा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा
वह केरल के कुछ भाग में बोली जाती है, ठीक है। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा कोंकणी भाषा प्रसिद्ध जो है मुख्य रूप से कहाँ के लिए है, गोवा के लिए। कहाँ के लिए, गोवा के लिए। गोवा में सबसे ज़्यादा कोंकणी भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करें उमना का सफ़र जो है पार्ट 8 में जाते हैं अपन नानी के घर तक। नानी के घर तक पहुँचने के लिए उसको क्या क्या करना था, अभी तक तो ट्रेन में ही चल रही थी, अब नानी के घर जाएगी। नानी के घर में क्या क्या करना होता है, देखो फेरी एक शब्द आता है, फेरी। फेरी क्या है, एक प्रकार की नाव है जो केरल में चलती है। देखो केरल में बल्लम भी चलती है, बल्लम जो होती है लकड़ी से छोटी बनी हुई नाव है, लेकिन जो बल्लम से बड़ी होती है फेरी जो होती है, इसमें 10 से 15 लोग आ जाते हैं एक फेरी में, ठीक है। कितने लोग आ जाते हैं, 10 से 15 लोग। जो फेरी होती है जो कि या एक टापू से दूसरे टापू में जाती है, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि पानी वाला इलाका है तो वहाँ रोड तो होता नहीं है, तो पानी के ऊपर ही चलते हैं साधन, ठीक है। पानी के ऊपर ही रह करके सफ़र किया जाता है। ट्रेन के बारे में ट्रेन टिकट पर लिखा होता है, जो ट्रेन की टिकट होती है, कभी स्टेशन जाइएगा ट्रेन में भी सफ़र कीजिएगा तो उसकी एक कॉपी रखिएगा, उसको अच्छे से अवलोकन कीजिए, उसमें देखिए क्या क्या लिखा होता है। ट्रेन का नंबर लिखा होता है, यात्रा शुरू करने की तारीख लिखी होती है, यात्रा शुरू करने का स्थान लिखा होता है और जहाँ पहुँचना है वहाँ का भी समय स्थान लिखा होता है, ठीक है। और लिखा होता है इसमें बर्थ एवं डिब्बे का नंबर लिखा होता है, कौन सा बर्थ है, साथ ही साथ उसमें किराया लिखा होगा, कितना किराया लगा, दूरी लिखी होती है, कितने किलोमीटर का सफ़र किया जाएगा आपका, ठीक है। आगे बात करें उद्दीपी स्टेशन। उद्दीपी स्टेशन की बात करें तो उद्दीपी स्टेशन हो एक स्टेशन का नाम है जो कि कहाँ पर पड़ता है, केरल में। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि उद्दीपी कहाँ पर है, तो केरल में है, ठीक है। यहाँ के लोग सफ़ेद या क्रीम कलर की सूती के धोती व साड़ियाँ पहनते हैं। यदि पहनावा की बात करें तो कहाँ पर पहनते हैं, सूती के जो सूती सफ़ेद क्रीम कलर की जो धोती और साड़ी पहनते हैं वो कहाँ, धोती जो होती है वो पहनती हैं साड़ी, वो साड़ी जो पहनती हैं वो महिलाएं पहनती है, धोती जो पहनते हैं पुरुष पहनते हैं। आपने रजनीकांत का तो देखा ही होगा, तो उसी प्रकार से कुछ इनका पहनावा होता है। तो कहाँ पर, केरल में, ठीक है। असम की बात ही पूछी जाती है कि असम जो होता है वहाँ असमी भाषा चलती है। पंजाब जो होता है वहाँ पर पंजाबी चलती है। जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं जो कि पूछी जाती हैं। अब आगे पार्ट 9 है बदलते परिवार। बदलते परिवार ज़्यादा कुछ है नहीं है, इसलिए इसमें कुछ लिखा नहीं, लेकिन इतना बता देता हूँ कि बदलते परिवार ऐसा, पहले परिवार जो होते हैं वो संयुक्त परिवार होते थे, एक ही साथ में बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन अब परिवार बदलते बदलते क्या होगा, सिंगल परिवार पर ज़्यादा लोग विश्वास करने लगे। जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं, परिवार नियोजन का उपयोग कर रहे हैं ताकि जनसंख्या ना बढ़े और अपने बच्चों को सुविधाएं मिल सके, वो हर एक प्रकार की सुविधा दे सके जो कि संयुक्त परिवार में नहीं मिल सकती है। इसलिए परिवार का बदलने का समय आ गया है और बदलते हैं, संयुक्त परिवार से एकल परिवार में जा रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बालकों के लिए ये होता है इसमें कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें बालकों को दादा नानी जो घर के अन्य सदस्य होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एकल परिवार में जो वो सुविधा क्या होती है, नहीं मिलती है। और संयुक्त परिवार में वहीं बात करें तो बहुत सारी चीज़ों की जो है जिम्मेदारी होती है सबके ऊपर बराबर होती है यहाँ पर, लेकिन किसी एक पर हो जाती है, किसी एक पर जिम्मेदारी के भार हो जाता है एकल परिवार में, ठीक है। तो इस प्रकार से विशेषताएं पूछी जाती हैं इसमें। आगे बात करें पार्ट 10 है जो कि इस टॉपिक का जो है लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं एक बड़ा वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बाकी 10 से लेकर जितने भी जो पार्ट होंगे सब कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट है इसमें क्या है, पार्ट 10 है हुतुतु जो कि एक खेल का नाम है। कौन से खेल का नाम है, कबड्डी के अन्य नाम। कबड्डी जो खेल है उसके अन्य नाम दिए हुए चेडुगुडू, हुतुतु, हुडुडू, छू किटकिट। कबड्डी के जो नाम है इस नाम से भी कबड्डी को जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब बात करें खेल की बात आ गई है तो यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी को भूल ही नहीं सकते आप, क्योंकि इनके ऊपर तो प्रश्न ही पूछा जा चुका है 2-3 बार। वेट लिफ्टर क्या है, ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टर मतलब वजन उठाती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश में रहती है, आंध्र प्रदेश में रहती है, मतलब किस राज्य से संबंध रखती हैं, आंध्र प्रदेश से। कर्णम मल्लेश्वरी के पिता जो हैं एक हवलदार थे, जो भी सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है अभी तक। तो कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाती हैं, वेट लिफ्टर है, जो आप सब जानते हैं। और भी इनके बारे में प्रश्न पूछा था। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से भार उठाना शुरू कर दिया था। कितनी उम्र से, 12 वर्ष की उम्र से भार उठाना शुरू कर दिया था। कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक बार में 130 किलोग्राम भार उठा सकती हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, तो इस 130 किलोग्राम कैटेगरी की खिलाड़ी में उनका नाम शुमार है, ठीक है। उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते। कितने हैं, 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जो कि उन्होंने जीते हैं, 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी भार उठाने का अभ्यास
अभ्यास करती हैं। कितनी बहनें हैं इनकी? 4 बहनें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ज्वाला, लीला और हीरा मुंबई में रहती हैं, यह कबड्डी खेलती हैं। मतलब में देखो, कर्णम मल्लेश्वरी अलग हैं, उनकी बहनें अलग है, लेकिन ज्वाला, लीला और हीरा जो 3 हैं जो कि क्या करती हैं? कबड्डी खेलती हैं। और हीरा कबड्डी की कोच भी रह चुकी है। हीरा जो है वो कबड्डी की कोच भी रह चुकी है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लीला कौन है, तो कबड्डी खिलाड़ी है, ज्वाला कबड्डी खिलाड़ी है, हीरा कबड्डी खिलाड़ी है। और यदि कबड्डी की बात किया तो हीरा जो है उन्होंने कबड्डी में कोचिंग भी की, मतलब कोच बन चुकी हैं, वो बच्चों को सिखाती हैं। इस प्रकार से ये आपके 10वां टॉपिक तक कंप्लीट हुए। आगे का वीडियो जो है बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।